नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रदीप सैन और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार हिंदी प्रदीप सैन में। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक नए अध्याय, नए टॉपिक जो सुपर टेट लेवल आपका जो एग्ज़ाम है वो आने वाला है। उसी के निमित्त हम लोग आज बहुत अच्छे टॉपिक वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला पे चर्चा करने वाले हैं। और हिंदी वर्णमाला टॉपिक जो है वो बहुत ही एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। और इसका लेवल जो रहेगा वो आपका, चूँकि आगामी भर्ती है, सुपर टेट की है, जिसमें लगभग 11,000 पद आपको मिलने वाले हैं। तो उसी भर्ती के निमित्त हम लोग देखते हुए MCQ अभ्यास करने वाले हैं। और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और अपडेटेड क्वेश्चंस हैं। इनको आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे और क्वेश्चंस को नोट भी करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए। तो शुरू करते हैं आज श्रृंखला का पहला प्रश्न। और इसी तरीके से त्वरित रूप से मैं सारे टॉपिक आपके जो भी हिंदी में आते हैं, मैं सारे टॉपिक आपको कराऊंगा। तो बिना विलंब किए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, बच्चे यहाँ पे दिख रहे होंगे प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, आइए चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या आज कितनी मानी जाती है? बेटा, आज का मतलब क्या कहा गया है, वर्तमान में कितनी है। आप जानते हैं कि वर्तमान में हिंदी में अब कितने वर्ण हो गए हैं। आप सभी बच्चे जानते हैं कि हिंदी में अब वर्णों की संख्या जो है बेटा, पहले 52 हुआ करती थी, लेकिन अब जो है प्रश्न जो है बदल चुका है। अब संख्या 52 नहीं है बेटा, संख्या हो गई है 53। एक नया वर्ण बढ़ा है जिसका नाम है विशिष्ट व्यंजन। क्या नाम है बेटा? विशिष्ट व्यंजन। और विशिष्ट व्यंजन का मतलब आपका ये वाला, इसका उच्चारण ला और डा के मध्य में होता है, नोट भी करेंगे। ये आपका उत्तर होगा इसका। बहुत अच्छा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न की तरफ चर्चा करते हैं। देखो वही प्रश्न बन गया है, यही है विशिष्ट व्यंजन। वर्ण को हिंदी वर्णमाला में शामिल करने की संस्तुति, यानी जो विशिष्ट व्यंजन है, विशिष्ट वर्ण है, इसको हिंदी वर्णमाला में शामिल करने की बेटा संस्तुति किसने दी है? तो इसके लिए एक समिति का गठन हुआ था। तो उसमें जैसे वर्णमाला समिति एक दी है, केंद्रीय हिंदी समिति दी है, हिंदी साहित्य सम्मेलन दिया है, उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद दिया है। तो सही विकल्प क्या होगा? तो सही विकल्प बच्चों होगा आपका बी, केंद्रीय हिंदी समिति ने, जिसकी स्थापना 1961 में हुई। तो उसने इस विशिष्ट व्यंजन को शामिल कर लिया है। ठीक है, इसका प्रयोग आपका हरियाणवी और राजस्थानी जैसी भाषाओं में भी इसका प्रयोग काफ़ी बहुतायत होता है। तो ये नया वर्ण आ गया है और डा, ला और डा के मध्य इसका उच्चारण होता है। ठीक है, तो इसको भी नोट करेंगे। अगला प्रश्न दिया है, हिंदी में कितने स्वर दीर्घ माने जाते हैं? बहुत अच्छी बात। तो भैया हिंदी में कितने स्वर दीर्घ माने जाते हैं? पहला 4 दिया है, 6 दिया है, 5 दिया है और 7 दिया है। क्या लग रहा है? तो हिंदी में दीर्घ स्वरों की संख्या जो है बेटा वो आपकी 7 है। और मूल स्वरों और ह्रस्व स्वरों की संख्या बेटा क्या है? वो आपकी 4 है। ठीक है, चलिए ह्रस्व स्वर में आपके कौन से आएंगे? आ जाएगा, ई आ जाएगा, ऊ आ जाएगा और री आ जाएगा। ठीक है, ये आपके ह्रस्व स्वर होते हैं और बाकी के दीर्घ स्वर हो जाते हैं। ठीक, अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से पुलुत स्वर कौन सा है? बेटा पुलुत स्वर आपको बताना है, क्योंकि अच्छा ये ऑप्शन में थोड़ी सी त्रुटि है। तो पुलुत स्वर ये है, ये पहला ही विकल्प है, इस तरीके से तो है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये है जो आपका पुलुत स्वर होता है। और इस तरीके के वर्ण जो 2 तरीके ये आपको मिलेंगे, यही पुलुत स्वर कहलाते हैं बेटा, ध्यान रखना है। ठीक है, पुलुत स्वर। तो पहला विकल्प इसके आधार पर चलेंगे। आइए अगला प्रश्न क्या है, री। 5वां प्रश्न है, री देखना है कि री क्या है, इसमें री का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, री का उच्चारण स्थान जो होता है वो होता है मूर्धन्य होता है, मूर्धा होता है। ठीक है, तो इसका क्या होगा? मूर्धा होता है, ये मूर्धन्य से उच्चारण इसका होता है, ये होता है आपका री। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन छ का सही विखंडन है?
छा का सही विखंडन है, कौन सा है? छा का सही विखंडन क्या होगा? सा का सही विखंडन बेटा क्या होगा? आइए देखते हैं। तो छा का सही विखंडन क्या होता है बेटा? छा का सही विखंडन विकल्प ए हो जाएगा, का और सा हो जाएगा। ठीक है, तो निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सुन। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पंक्तियां हैं। तो उन्हीं को देखते हुए कि यानी बिना अपनी भाषा के किसी भी राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता है, दूसरी भाषा को सीखना जरूरी है, अपनाना जरूरी नहीं है। तो क्योंकि ये शुरुआत है, प्रथम चरण है हमारा, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें कार्य करना है। तो हमारा सही विकल्प क्या होगा बेटा? ये संयुक्त व्यंजन में आता है, का और सा से इसका बनता है। ऐसे ही त्रा को देखेंगे, त्रा जो है वो कैसे बनता है, किन वर्णों के योग से बना है? तो त्रा बना है ता और रा के योग से बना है। किसके योग से बना है? ता और रा के योग से त्रा बना है, ये भी संयुक्त व्यंजन में है। इसी प्रकार अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न पे देखते हैं। प्रश्न संख्या आपकी है 8। अच्छे प्रश्न हैं, सभी प्रश्न हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक में कमी नहीं करिएगा, लाइक करते रहिए, शेयर भी करते रहिए, जिससे कि और भी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 8 को हम देखेंगे। इसमें लिखा है ज्ञा जो है, इसका संयोजन किससे हुआ है? तो भाई क्या है? ज्ञा नहीं है, ये नहीं है। विकल्प आपका हो जाएगा बेटा जा हलंत और उआ से। ये उआ है, जा हलंत और उआ से इसका बेटा संयोजन होता है। अगला प्रश्न दिया है नमा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी में नहीं आता है? अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी में कौन सा नहीं आता है? तो भाई या आता है, ला आता है, रा आता है, सा नहीं आता है। सा आपका ऊष्म में आता है। किसमें आता है बेटा? ऊष्म में सा आता है, ये आपको ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण ऊष्म व्यंजन नहीं है? तो भाई ऊष्म व्यंजन में भी पढ़ा था, सा है। इसका उच्चारण स्थान देखेंगे तो तालव्य हो जाएगा, और ये आपका शा है, इसका उच्चारण स्थान बेटा मूर्धन्य हो जाएगा, मूर्धन्य हो जाएगा। ये आपका बेटा दंत है, नोट करिएगा, और ये आपका बेटा कंठ है। तो कंठ है, तालव्य, इसमें ऊष्म व्यंजन नहीं है। तो ये तो विकल्प तो सही है, सारे हैं, तो यहाँ पे नहीं नहीं होगा। इनमें से कौन सा है? तो ये सारे हैं, ऊष्म व्यंजन तो ये सारे हैं। तो इसका विकल्प, ये टाइपिंग की मिस्टेक है, तो इसमें सभी विकल्प हैं। तो 10वें में ये सारे विकल्प सही है। अगला प्रश्न बेटा देखना है प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 पे चर्चा करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि ये जो है, ये वर्ण जो बना हुआ है, इसका उच्चारण स्थान क्या है? इसको आपको देखना है, उच्चारण स्थान इसका क्या है। आइए देखते हैं। ये दिया है यहाँ पर, आप थोड़ा सा मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ, बड़ा लिखे दे रहा हूँ। ये आपको दिया है कि ये किस वर्ग में आता है, यानी डा जो है वो किस वर्ग में आता है? का वर्ग में आता है, चा वर्ग में आता है, टा वर्ग में आता है, या डा डी वर्ग यानी पा वर्ग में आता है? तो क्या सही होगा इसका? विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा बच्चों। विकल्प सी एकदम सही होगा, सही होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है? 12वां प्रश्न दिया है अड़ा किस वर्ग का व्यंजन नहीं? अड़ा जो है वो किस वर्ग में बेटा वर्ग का व्यंजन नहीं है? तो भाई का नहीं है, चा का नहीं है, किस वर्ण का व्यंजन है? तो आपका किसका है बेटा? टा, टा ठा डाढ़ा अड़ा, इस वर्ग का है। ठीक है, तो सही विकल्प सी है। वर्गीय व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है बेटा? तो वर्गीय व्यंजनों को ही हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं संख्या में बेटा? 25 होते हैं। कहाँ से कहाँ तक? का से लेकर माँ तक। का से लेकर माँ तक के जो व्यंजन होते हैं वो वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो इनकी संख्या 25 होती है। अगला दिया है हा किस प्रकार का व्यंजन है? तो हा बेटा स्पर्श व्यंजन नहीं, अगर उच्चारण की दृष्टि से देखेंगे तो आपका ये ऊष्म व्यंजन में आएगा। विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ऊष्म व्यंजन हो जाएगा बेटा, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या ये रही आपकी
15। यहां से देखेंगे इसको, प्रश्न संख्या 15 पे देखेंगे, अंग और आहा में मूलता क्या भेद है। तो भाई इनमें किसका भेद होता है, तो दोनों में स्थान का भेद है, उच्चारण का भेद है, लिपि का भेद है या मात्रा का भेद है। तो दोनों का क्या है, उच्चारण का भेद है, स्थान का भेद है। तो भाई सीधी सी बात है कि अगर देखा जाए तो मूलतः भेद तो इसमें क्या है, उच्चारण का भेद हो जाएगा, क्योंकि इसका जो उच्चारण है, सॉरी उच्चारण नहीं होगा, स्थान होना चाहिए, क्योंकि इसका उच्चारण नासिका होता है और इसका उच्चारण बेटा होता है कंठ। तो ये उच्चारण में यहाँ स्थान के हिसाब से देखें तो इसका कंठ होता है और इसका बेटा सॉरी इसका कंठ, इसका अनुस्वार होगा, नासिका होगा, ये अनुस्वार कहलाता है। तो अनुस्वार किससे होता है, नासिका से होता है, नासिका यानी नाक से होता है, और ये विसर्ग जो होता है वो कंठ से होता है बेटा, कंठ से होता है। तो इसका स्थान में अंतर है, तो विकल्प ए सही होना चाहिए। अगला, निम्नलिखित में से किस चिन्ह का प्रयोग नासिक ध्वनि के लिए होता है। बढ़िया प्रश्न पूछा गया है। नासिक के लिए अभी बात हुई थी, नासिक के लिए तो आपको ध्यान रखना है अंग यानी विसर्ग, ये विसर्ग के रूप में आता है, ये नासिक के रूप में आता है, इसका उच्चारण कंठ से होता है, अभी बताया था। तो इसका सही विकल्प अंग होगा। चिन्ह को क्या कहा जाता है, यानी ये जो चिन्ह दिखा है आपको, ये बिंदु दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं बेटा, अनुस्वार कहते हैं। इसका उच्चारण नासिका से होता है, नासिका से होते हुए होता है। उच्चारण तो मुख से ही होता है, लेकिन ध्वनि जो आती है वो नाक के स्वर आती है, इसीलिए इसको नासिका भी कहते हैं, नासिक भी कहते हैं। हलंत का मुख्य कार्य क्या होता है, ये हलंत है। हलंत क्या मुख्य कार्य क्या होता है, ये तिरछी रेखा होती है, तो मात्राओं को दिखाना नहीं होता है। बताएं फटाफट। वर्ण का संयुक्त बनाना, नासिक ध्वनि, नासिक नहीं होता, उच्चारण नहीं होता बेटा, विकल्प बी हो जाएगा। जब वर्ण को हम संयुक्त रूप में लिखते हैं, संयुक्त अक्षर लिखते हैं, संयुक्त व्यंजन लिखते हैं, तो हमें हलंत लगा के उसको प्रथम वर्ण को लिखना होता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बेटा, बी। जैसे हमने लिखा क्या लिखा है, अगर हम इसमें देखेंगे तो इसमें हलंत लग जाएगा। तो ये हलंत कब होता है, जब किसी वक्त वर्ण को हम संयुक्त करते हैं तो उसको हम लिखते हैं। ठीक है, चल ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष अल्प प्राण है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। अघोष भी है, अघोष का आप जानते हैं किसी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण अघोष होता है बेटा, और अल्प प्राण में पहला तीसरा पांचवा होता है। तो महत्वपूर्ण बात क्या है इसमें कि भाई ये देखना है, ऐसे प्रश्न जब भी आए तो आपको याद रखना है कि आपको ये कॉमन नंबर इसमें देखना है कि कॉमन नंबर इसमें क्या है। तो बेटा देखो कॉमन एक और एक इसमें है, बाकी के नहीं। तो यानी किसी वर्ग का पहला वर्ण आपको देखना है, तो भैया पहला वर्ग आप सब पहला ही दिया है ए का, इसके बाद ये इनमें से कोई भी पहला नहीं, तो आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा। 19 प्रश्न आपने कर लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या ये रही आपकी 20। देखेंगे इसको भी समझेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष और महाप्राण है। तो घोष का मतलब बेटा किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा होता है, और महाप्राण का मतलब किसी वर्ग का दूसरा और चौथा होता है। वही काम इसमें भी करना है। निम्नलिखित में से घोष तो कौन सा लग रहा है भाई, 2 कॉमन है ना, नहीं 2 कॉमन नहीं है, 4 कॉमन है। तो बेटा 4 है, तो वर्ग में चौथा देख लीजिए, का खा गा घा, का खा गा घा, ये चौथा मिल रहा। ठीक, ता था दा धा, ये नहीं मिल रहा है। ता था दा धा, ये भी मिल रहा है, और पा फा बा भा, ये भी मिल रहा है। इसका मतलब ये तो 3 दिए, इसमें नहीं होना चाहिए। इसमें पूछा है घोष और महाप्राण नहीं है, तो बेटा नहीं वाले पे ध्यान रखना है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें 3 मिल रहे हैं, एक नहीं मिल रहा है। तो विकल्प आपका इसके नहीं के अकॉर्डिंग दा हो जाएगा। बाकी की ये तीनों घोष और महाप्राण दोनों तीनों है। ठीक है, चल ठीक। वीडियो कैसा लग रहा है, अपने सुझाव भी दीजिए, जिससे कि मैं और इसको अच्छा कर पाऊँ, बेहतर कर पाऊँ, जो आपके सिलेक्शन में आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक हो। क्योंकि सुझाव जरूरी होते हैं, सुझाव देने से व्यवस्थाएं सुधरती हैं।
ठीक है, और उन पे अमल किया जाए तो और बेटर हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसा कोई नहीं है कि सर आप बड़े हैं मैं आपको क्या सुझाव दूं, ऐसी बात नहीं है। आपके सुझाव सादर आमंत्रित है। कुछ त्रुटि हो, कोई दिक्कत हो तो वो भी आप लोग हमें बताते रहिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। प्रश्न क्या है अगला देखेंगे, अगले प्रश्न पे देखेंगे क्या है। देखो प्रश्न संख्या हमारा कौन सा था, 20 हो गए थे जी। प्रश्न संख्या 21 पे चर्चा करेंगे। ये लिखा बेटा, निम्नलिखित की उच्चारण की दृष्टि से शा, बेटा सा पूछा गया, उच्चारण की दृष्टि से सा बताना है कि क्या है। ये जो सा दिख रहा है आपको, मैं थोड़ा सा चेंज कर लूँ पेन, ये शा दिख रहा है, ये क्या है। तो भाई शा क्या है, इसका ये किसके निकटतम आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सा किसके निकट आता है आपको बताना है। तो वैसे तो अगर देखेंगे जनरली सा अगर वर्णमाला में देखेंगे तो आप बच्चे, बहुत सारे बच्चे यहाँ भ्रमित हो जाएंगे। कुछ बच्चे ये लगा आएंगे, कुछ ये लगा देंगे, कुछ ये और कुछ ये। तो क्या सही लग रहा है बताइएगा। तो इसका सही विकल्प होगा बेटा टा होगा, क्योंकि उच्चारण की दृष्टि से जो है टा के पास ये इसका उच्चारण होता है। क्यों, क्योंकि इसका उच्चारण बेटा मूर्धा होता है, इसका उच्चारण मूर्धा होता है और इसका भी उच्चारण कैसा होता है बेटा, मूर्धा होता है। तो उच्चारण की दृष्टि से दोनों मूर्धा हैं, जबकि ये तालु है, ये दंत है और ये कंठ है। तो सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही विकल्प बच्चों क्या हो जाएगा इसका, विकल्प नंबर ये सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिएगा इसको। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन दंत उच्चारण स्थान है, मतलब दंत उच्चारण स्थान किसका है। तो भाई देखो टा मूर्धन्य है, पा ओष्ठ है, अणा नासिक है, अनुनासिक में जाएगा, पंचम अक्षर है, और ये आपका ता सही हो जाएगा, यही दंत है, यही दंत कहलाता है। आपके ऊपरी दांतों में जीवा लगती है तो इसका उच्चारण होता है ता था दाधा, ये दंत वर्ग होता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मूर्धन्य है, डा है, दा है, ना है, ला है। जब आपको सारे विकल्प आपको तैयार होंगे तो निश्चित रूप से आप अच्छा करके आएंगे। अगर विकल्प तैयार नहीं है यानी आपका टॉपिक तैयार नहीं, ठीक है, तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। नौकरी ऐसी आसान नहीं बेटा, आसान उनके लिए है जो मेहनत करते हैं। तो बेटा देखो डा मूर्धन्य में टाठा डाढ़ा वर्ग आता है, यही हमारा आंसर होगा। अगर हम इसकी बात करें तो ये दंत है, नोट करिए। ये बेटा पार्श्विक व्यंजन कहलाता है और इसको अंतस्थ भी कहते हैं, और ये आपका, ये भी आपका दंत है और नासिक भी है, ताथा दाधा ना। ठीक है, चलो पांचवा वर्ण भी है और दांत के हिसाब से भी चलता है। तो आपका विकल्प क्या होगा, ए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या रही 24, ये रही आपके सामने 24वां प्रश्न देखेंगे। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण कंठ उच्चारण है। तो भाई कंठ से किसका हो रहा है, तो कंठ से विकल्प आपका टा तो है नहीं, ये मूर्धन्य है, मूर्धा है, ये तालव्य है, ये आपका दंत है। आपका विकल्प क्या होगा, कंठ, ए हो जाएगा बेटा, बिल्कुल सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न क्या है 25वां, रा का उच्चारण स्थान क्या है। भाई रा बताइए कहाँ से, दंत से तो होता नहीं है ना, कंठ से होता नहीं है, तालु से होना नहीं बेटा। रा आपका मूर्धन्य क्षेत्र का होता है, तो ये आपका वत्स भी कहलाता है और मूर्धन्य भी है। ला सा रा ना ये वत्स कहलाते हैं, नोट करिए, ला सा रा ना ये बेटा वत्स कहता है। वत्स का मतलब दंत मूल, मसूढ़ा। तो इसमें मूर्धन्य भी है, ये मूर्धन्य भी कहलाता है, क्योंकि हमारे मूर्धा से भी हल्की सी जीभ जाती है तो मूर्धन्य भी कहला देता है। तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, और इनको भी नोट करिए, वत्स व्यंजनों को भी 4 में है, लासा रहना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो भाई नहीं है तो इसका मतलब क्या है, तो ये तो संयुक्त व्यंजन है, ये भी है, ये भी है। ज्ञा आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन 4 है, छ, त्र, ज्ञा, स्रा। ठीक है, ध्यान रखना, ज्ञा नहीं है ये वाला। ठीक है, ये वाला ज्ञा है। ठीक, आप जानते हैं ये किससे किससे मिलकर बने हैं, आपको पूरा ज्ञान है इसका। ज्ञा आपका संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में नहीं आता। श्रा का संयोजन किससे हुआ है, अच्छा प्रश्न है। तो भाई सा का संयोजन में ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, विकल्प आपका क्या हो जाएगा, शा, हलंत और रा, यानी तालव्य शा आएगा और रा आएगा, यही आपका इसका संयोजन है। हिंदी शब्द में कुल कितने वर्ण हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का ये प्रश्न, ये वाला, और जो ऊपर आप ही पूछा था वो प्रश्न, और शुरुआत का जो समिति से प्रश्न पूछ लिया, ये तीनों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है।
तो क्या सही विकल्प है इसका बताएंगे आप सभी लोग, क्या सही विकल्प है बच्चों? हिंदी शब्द में कुल कितने वर्ण हैं? तो ये वर्ण विच्छेदन की जो प्रक्रिया थी उसमें मैंने बताया था कि हिंदी में कितने हैं, तो 4 है, नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 5 होंगे। क्यों होंगे आइए चर्चा करते हैं। जब हम हिंदी शब्द लिखते हैं तो हम कैसे लिखेंगे भाई? तो हिंदी शब्द में हमें कैसे तोड़ के लिखना विच्छेद? तो सबसे पहले हा हलन, उसके बाद ई आएगी आपकी, ई आएगी, और उसके बाद बेटा ना आएगा और हलंत, और उसके बाद दा आएगा हलंत, उसके बाद फिर ई आएगी। इसका मतलब मात्रा के तौर पर अगर देखें तो यहाँ छोटी ई की मात्रा हो जाएगी, यानी हा हलंत और उसके बाद छोटी ई की मात्रा, फिर आपका ना हलंत और उसके बाद दा हलंत और उसके बाद छोटी ई की मात्रा। तो इसके में 1 2 3 4 5 इस तरीके से विच्छेद करके हम लोग जानेंगे कि इसमें 5 हिंदी में कितने वर्ण हैं, कुल वर्णों की संख्या इसमें कितनी होगी बेटा? 5 हो जाएगी। ठीक है। 29वां प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न था ये। 29वां प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या आपकी है 29। व्यंजन और निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्णानुक्रम स्वर व्यंजन के क्रम के अनुसार प्रथम होगा? तो बताना है कि कैसा है, ये भी आपके शब्द को उसके अनुसार पूछ लेते हैं कि इसमें कौन सा प्रथम होगा। ठीक है, तो आपका इसका भी ज्ञान आपको होना अनिवार्य है। चलिए, तो कैसे देखते हैं कि पहला कौन सा होगा? तो हिंदी में पहले ये देखना होता है कि पहला वर्ण यहाँ ऊ है, यहाँ भी ऊ है, यहाँ दीर्घ ऊ है, यहाँ पर आई है। तो सीधी सी बात है, जब वर्णमाला का क्रम चलता है तो उसमें हम पहले ऊ आता है या दीर्घ ऊ आता है, तो पहले तो ऊ आएगा। तो इसका मतलब ये हो नहीं सकता है, ए हो नहीं सकता है, इन्हीं दोनों में से कोई होगा। तो इसमें भी ध्यान रखना है कि आपको ये जब दोनों समान हो तो फिर उससे अगला वाला वर्ण देखा जाता है। यहाँ पर दा आया है और इसमें फिर ना आया है, तो भाई ये बताओ दा पहले आएगा कि ना पहले आएगा? तो जब हम ता था दा, तो दा पहले आता है, तो इसका मतलब हमारा कौन सा हो जाएगा? पहले इन दोनों में कौन सा आएगा? उदय शब्द, उदय। ठीक है, तो आपका भी इसी तरीके से उदय हो रहा है क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ रहे हैं आप, तो सही विकल्प क्या है? इसी तरीके से प्रश्नों को लगाना है और समझना है। ठीक है, चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या आपकी क्या है? वर्णों के वैज्ञानिक विन्यास का आधार क्या है? वर्णों का जो वैज्ञानिक, हमारी हिंदी वर्णमाला क्या है? वैज्ञानिक पद्धति से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वर्णों का वैज्ञानिक विन्यास क्या है? उच्चारण स्थान है, लिपि है, शब्दों का अर्थ है, व्याकरण के नियम है। तो वर्णों का जो वैज्ञानिक आधार होता है वो होता है बेटा हमारा उच्चारण स्थान, क्योंकि हमारे मुख में स्थान उच्चारण स्थान होते हैं, उन्हीं को हम वैज्ञानिक पद्धति से, हम इसीलिए हिंदी वर्णमाला वैज्ञानिक पद्धति से मानते हैं पढ़ना। तो इसका सही क्या है? उच्चारण स्थान। हमारे उस मुख में कंठ, दंत, जिह्वा, ये सब उच्चारण स्थान ही तो हैं। तो यही इसीलिए इसको वर्णों का जो वैज्ञानिक विन्यास माना जाता है वो उच्चारण स्थान माना जाता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा, लेक्चर कैसा लगा, ये प्रश्न कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएंगे। और अगर अच्छा लगा हो तो आपसे निवेदन है कि इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जो भी सुझाव हैं उनको आप कमेंट के माध्यम से देंगे तो मैं उसको ज़रूर देखूंगा और मैं बेटर करने का प्रयास करूंगा। तो आज का ये सेशन यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ, इसी तरीके से कंटिन्यू निरंतरता के साथ। जब तक आपकी भर्ती चलेगी तब तक मेरा ये काम आपके साथ रहेगा और सहयोग रहेगा। तो आशा करते हैं आपको ये अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं नए लेक्चर में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।